एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम ग्रेड 12 का टॉपिक ले रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 मार्कर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पूछा जाएगा एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें से आपको 2-3 आने के चांसेस कंप्लीटली बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम पहले सारे जो भी इस चैप्टर में छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उन सभी को हम पहले अच्छे से समझेंगे एंड फिर उसके बेसिस पे हम एक 6 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द कंसेप्ट रिलेटिंग टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है उसको क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है एंड बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी, तभी उस पार्टनर की रिटायरमेंट फर्म से पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है जी, तो जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है मतलब फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसका बाकी पार्टनर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको समझेंगे पहले बहुत ही ईजी वे में। सो सपोज हमारे पास 3 पार्टनर्स थे ए बी सी। ठीक है जी, बी हमारा जिसको हम बंटी पार्टनर ट्रीट कर लेते हैं, बंटी जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। ठीक है जी, एंड इनकी जो प्रीवियस रेशो थी वो थी 3:2:1। तो बंटी के जाने से बाकी पार्टनर्स के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसको हम समझते हैं जैसे कि एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट को पहले 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब एक पार्टनर चला गया, अब उस चॉकलेट को हमने 2 पार्टनर्स में डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो ऐसे ही जैसे पहले जब हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे तब जो शेयर थे वो सबको उनके डिफरेंट शेयर आ रहे थे, बट जब एक पार्टनर बंटी यहां से चला जाएगा तब जो ए और सी का शेयर है वो चेंज हो जाएगा। चेंज तो होगा ही होगा, साथ में हम बोल सकते हैं उनका जो शेयर है वो पहले से उसमें क्या चेंज आएगा, पहले जो उनका शेयर था उसमें इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। तो उसमें 100% इंक्रीज ही आएगा, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर चॉकलेट की क्यूब पहले 3 पार्टनर्स में शेयर हो रही थी, अब वो चॉकलेट की क्यूब 2 पार्टनर्स में शेयर होगी सिंपली। तो उनका जो शेयर है चॉकलेट में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म की बात करें अगर हम, तो पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, जब वो पहले प्रॉफिट्स सेम प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में बट रहा था, अब वही प्रॉफिट 2 पार्टनर्स में बटेगा। तो 2 पार्टनर्स में बटेगा तो जो दोनों पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जिनको हम बोलेंगे, वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बी हम रिटायरिंग पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं, ए एंड सी हमारे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि दोनों का शेयर बढ़े, अगर बी की ज्यादा दोस्ती सी के साथ थी तो बंटी अपना पूरा के पूरा शेयर जो है वो चिंटू को दे देगा, चिंटू मतलब सी। ठीक है, तो पूरा के पूरा शेयर उसने सी को दे दिया, तो ए का शेयर सेम ही रहा उस केस में एंड सी का शेयर बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी आप जब क्वेश्चंस करोगे न्यू रेशो वाले उसमें आपको डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो किसको शेयर देके जा रहा है, तो वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर सिर्फ सी को जा रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर होगा वो सिर्फ सी में ऐड हो जाएगा एंड जो बेचारा ए है उसको कुछ भी नहीं मिला, तो ए का शेयर सेम रहेगा, उसमें ना ही कोई इंक्रीज आया ना ही कोई डिक्रीज आया। बट अगर एक सिंगल पार्टनर को शेयर दिया जाएगा तो उसका शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, बट अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि किसी पार्टनर ने किसी को शेयर दिया है या कितना शेयर वो एक पार्टनर को दे रहा है अपने शेयर में से और कितना शेयर वो दूसरे पार्टनर को दे रहा है, तो उस केस में हमने बहुत ही सिंपल वे से न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। 3:1 रेशो थी। बी अगर रिटायरिंग पार्टनर है एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन ए और सी का जो न्यू शेयर बन जाएगा
न्यू रेशो जिसको आप बोल सकते हो वो 3:1 ही रहेगा। जिस रेशो जो शेयर उनका ओल्ड था वही शेयर ए एंड सी का न्यू शेयर भी होगा जब कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट चीज हुई रिटायरमेंट से रिलेटेड कि जब भी कोई पार्टनर जाएगा वो अपना शेयर क्या करके जाएगा, सेक्रीफाइस करके जाएगा इन फेवर ऑफ दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे बी रिटायरिंग पार्टनर है तो हम रिटायरिंग पार्टनर को क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो बी इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्यों हुआ, क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है इन फेवर ऑफ द एग्जिस्टिंग और द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड सी। तो ये हो गए हमारे गेनिंग पार्टनर्स। इनको हम गेनिंग पार्टनर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स बी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शेयर बी का था या तो वो एक पर्टिकुलर रेशो में वो एक्वायर करेंगे, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने ए एंड सी का न्यू शेयर निकाल लेना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, उस केस में मैंने आपको बताया जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड शेयर था वही उनका न्यू शेयर बन जाएगा। तो आप इजीली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है जी। तो हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं दोबारा से। तो हमारा फर्स्ट चीज जो है एडमिशन में हम क्या करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है जी। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया अभी। अगर तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर वही रहेगा जो उनका पहले शेयर था। जैसे ए बी सी हमने अभी लिए थे 3:2:1, बी इज दी रिटायरिंग पार्टनर, सो ए एंड सी का शेयर हो जाएगा 3:1। ठीक है जी। गेनिंग शेयर कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है, हाउ डू वी कैलकुलेट गेनिंग शेयर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो here gaining share is equal to or gaining ratio is equal to new share minus old share। ठीक है जी। तो न्यू शेयर जिस पार्टनर का जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके आप न्यू शेयर्स यहाँ पे लिखोगे। जैसे इसका है 3/4 ए का एंड सी का 1/4 and you will subtract their old share which was 3/6 and 1/6। ये इनकी यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द रिटायरमेंट क्वेश्चन। सेकेंड थिंग is the treatment of goodwill. Second is treatment of goodwill. ठीक है जी। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर तो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है तो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, वैल्यूड गुडविल का तो हमेशा ट्रीटमेंट होगा ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की ट्रीटमेंट में दो तरह की हमें गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती है। एक तो वैल्यूड गुडविल जिसकी एडजस्टिंग एंट्री होती है। एडजस्टिंग एंट्री कौन सी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है जी। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर वैल्यूड गुडविल अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो आपको क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू करके दी होती है। कई बार आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके या सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। और आफ्टर दैट यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड इस एंट्री को हम बोलते हैं दिस इज द एडजस्टिंग एंट्री। इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है।
So this is the journal entry for valued goodwill. Now we'll move to the existing goodwill. तो जो आपको क्वेश्चन में existing goodwill given होती है, existing goodwill आपको कहाँ पे अपीयर होगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो आपको गुडविल गिवन होती है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स. तो ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या होती है? इसको हम हमेशा राइट ऑफ करते हैं, चाहे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हो, चाहे आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कर रहे हो, चाहे आप डेथ ऑफ अ पार्टनर कर रहे हो. एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट इन सब चैप्टर्स में सेम है. चलिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है इसकी. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड दिस रेशियो, this journal entry is always in the old ratio. ठीक है जी. जब भी आप राइटिंग ऑफ गुडविल की एंट्री करोगे आपने हमेशा ओल्ड गुडविल को जब भी राइट ऑफ करना है दैट विल ऑलवेज बी इन दी ओल्ड रेशियो. ठीक है जी. एंड एडजस्टमेंट एंट्री का मैं आपको बताना स्किप कर दिया मैंने कि जो ये एंट्री होगी ये हमेशा गेनिंग रेशियो में होगी. एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड इन दी गेनिंग रेशियो. जो आप फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट करोगे न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, सो उस टाइम पे जो रेशियो आपकी गेनिंग रेशियो आपने कैलकुलेट की होगी उसी रेशियो में आप वैल्यूड गुडविल की एंट्री करोगे. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. सो आफ्टर मेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. Treatment of reserves, accumulated profits, and losses. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में आपको कौन कौन से रिजर्व्स मिलेंगे? WCR, IFR, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L, क्रेडिट बैलेंस, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आपको हैं P&L डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. तो ये कुछ रिजर्व्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिख सकते हैं. एक्यूमुलेटेड, दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड ये हैं आपके रिजर्व्स. एक्यूमुलेटेड लॉसेस में हमारे पास है P&L डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. WCR एंड IFR के ट्रीटमेंट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इनके डिफरेंट केसेस हैं. इसमें हम इतने इलैबोरेशन में इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिटायरमेंट कंसेप्ट को अभी समझ रहे हैं, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी. बाकी जो रिजर्व्स हैं जैसे जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व एंड P&L क्रेडिट बैलेंस, WCR एंड IFR का ट्रीटमेंट भी इन्हीं रिजर्व्स की तरह ही होता है जब इनकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है. तो इनकी क्या जर्नल एंट्री हम करते हैं, हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो जो भी ये रिजर्व्स हैं इन सब, जो भी आपको क्वेश्चन में इनका बैलेंस दे रखा है उसको हम डेबिट कर देंगे. सपोज WCR इज गिवन, IFR is given to you, so it will also be debited. General reserve account will be debited. Contingency reserve account debit. P&L credit balance debit. 2, and it will be divided amongst old partners capital or current account, and this entry will also be in old ratio. ठीक है जी. सो ये एंट्री है अंडर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अंडर चैप्टर रिटायरमेंट. WCR, IFR, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, या ध्यान रखिए P&L का क्रेडिट बैलेंस आपने यहाँ पे लेना है. 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड इन ओल्ड रेशियो. यहाँ पे मैंने इन दोनों रिजर्व्स को मार्क कर दिया है. यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इसकी जो अगर आपको अलग से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है तो इनके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होंगे, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है WCR के क्लेम से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से रिलेटेड तो आपने फुल अमाउंट यहाँ पे पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है. ठीक है जी.
नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री क्या होती है, इसमें हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया, एक्यूमुलेटेड लॉसेज में हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज की एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस टू deferred revenue expenditure and to deferred advertisement expenditure, and again this entry is in old ratio, old partners, and this again in old ratio. P&L डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का आपने स्पेशल ध्यान रखना है, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। P&L डेबिट बैलेंस आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो जब आप लॉस को डिवाइड करोगे पार्टनर्स को डेबिट करोगे, एंड P&L क्रेडिट बैलेंस जो आपको लाइबिलिटी साइड गिवन होगा वो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जब आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे आप पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे एंड ओल्ड रेशो में उसको डिवाइड कर दोगे। ये आपकी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस की ट्रीटमेंट होगी रिटायरमेंट में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। थर्ड कंसेप्ट जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो टॉपिक है वो कॉमन है एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फटाफट से हम देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। डेबिट साइड पे आपका डिक्रीज इन एसेट, अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आप शो करोगे जिस वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। देन डेबिट साइड पे इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड ऑन द क्रेडिट साइड डिक्रीज इन लायबिलिटी, जितने से कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो आपने अकॉर्डिंगली शो करना है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड पे, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड पे, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे। डिफरेंस आपका आएगा प्रॉफिट या लॉस, अगर आपका डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है देन इट विल बी अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन एंड अगेन इट विल बी डिवाइडेड अमंग्स ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है इट विल बी अ लॉस फॉर द फर्म, सो रिवैल्यूएशन लॉस विल बी डिवाइडेड अगेन इन द ओल्ड रेशो एंड आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इसका, तो नेक्स्ट में इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप इसमें प्रिपेयर करोगे। फोर्थ इज पार्टनर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एडमिशन चैप्टर में भी आपने पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर किया होगा, तो सेम वे में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हो यहाँ पे, जब आपने बैलेंस कैरी डाउन करना है यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो पार्टनर रिटायर होगा उसका आपने कैरी डाउन की जगह उसके लोन में बैलेंस ट्रांसफर करना है। सपोज यहाँ पे बी इज रिटायरिंग, सो यू विल राइट हियर बी इज लोन एंड बी का जो कैरी डाउन आएगा बैलेंसिंग फिगर दैट यू हैव टू पुट इन बीज लोन इंस्टेड ऑफ कैरी डाउन, एंड द पार्टनर्स हु आर कंटिन्यूइंग इन द फर्म उनका जो कैरी डाउन आएगा वो आपने उनके कैरी डाउन्स में पुट करना है। बाकी सारी आइटम्स का ट्रीटमेंट सेम है एग्जैक्टली जो आपने, जैसे आप जर्नल एंट्रीज करोगे सेम आपने पोस्टिंग करनी है। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आता है जो इनके कैपिटल के बैलेंसेस होंगे। अगर आपने जर्नल रिजर्व या कोई WCR या P&L का क्रेडिट बैलेंस डिवाइड किया उसको पार्टनर्स में डिवाइड करके आपने यहाँ पे लिख देना है। जो आपने जर्नल एंट्री की होगी गुडविल की वो आपने पोस्ट करनी है। सपोज आपने जर्नल एंट्री की है गेनिंग पार्टनर A एंड C एंड रिटायरिंग पार्टनर इज B, तो इस एंट्री को हम कैसे यहाँ पे शो करेंगे, बाय A बाय C, जो अमाउंट्स होंगे वो B में क्रेडिट होंगे एंड इस साइड आप यू विल राइट टू B एंड अमाउंट A एंड C में पोस्ट होंगे। तो इस तरह से आपने गुडविल की एंट्री पोस्ट कर देनी है। डेबिट साइड पे अगर आपको रीवैल्यूएशन का लॉस है या आपने गुडविल राइट ऑफ की है, ओल्ड गुडविल जिसकी ट्रीटमेंट मैंने अभी बताई है आपको ओल्ड रेशो में, उसको डिवाइड करके लिख देना है। बी का जो फाइनल आपका
बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उसका लोन अकाउंट में जाएगा, एंड बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैरी डाउन्स में आपने पुट करना है. सो दिस इज अबाउट दी partners capital account. And the last is your preparation of partners balance, new firm balance sheet. So balance sheet, under balance sheet the difference will be under liabilities when you will write the capitals, so it will be A's capital and C's capital and B's loan. जो आपके बैलेंसिंग फिगर और पार्टनर्स कैपिटल में आपने बी के लोन की लिखनी है, सेम एज इट इज आप बी का लोन लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर करोगे, एंड बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल्स आपने कैलकुलेट किए हैं वो उनके कैपिटल के अंडर ही बैलेंस शीट में शो होंगी. बाकी एसेट्स की सारी रीवैल्यूड अमाउंट्स आएंगी आपकी यहाँ पे. ऑल द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स विल बी रीवैल्यूड, जो बढ़ गया उसको ऐड करके, जो कम हो रहा है एसेट उसको सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका कैश का बैलेंस आता है और कैश एट बैंक जो आपके एसेट्स में शो होता है. अगर कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि कुछ पेमेंट हम डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं उसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सो दैट टाइम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट एंड देन पोस्ट इट ऑन दी अमाउंट कॉलम. तो आपने पहले वो अमाउंट माइनस कर देना है कैश में से, जितना अमाउंट हम पे करेंगे, और फिर हम इसको टोटल करेंगे, आपकी बैलेंस शीट इक्वल आएगी. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग. अब मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया है जो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है जिस टाइप का. इसमें मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी हम बनाएंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट रिटायरमेंट के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए. ठीक है जी, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम टेकअप करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्टनर्स हमें गिवन है, उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले लिखेंगे. LMNN, ललित, मधुर एंड नीना. इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड, दैट इज 5, 3 एंड 2, 50%, 30% एंड 20%. तो अगर हम नॉर्मल रेशियो में इसको लिखें दैट विल बी 5:3:2. तो इसमें आपका जो पार्टनर है ऑन दिस स्टेट, मधुर रिटायर हो रहा है एंड ललित एंड नीना अग्री टू कंटिन्यू दी फर्म विद द फॉलोइंग टर्म्स. तो इस क्वेश्चन में जो मिडल वाला पार्टनर है जो है मधुर, वो रिटायर हो रहा है. सो मधुर रिटायर हो रहा है, उसके बाद आपकी न्यू रेशियो के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, L&M का जो शेयर होगा वो उनका वही शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस का होगा जो उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जो उनका शेयर था, सेम शेयर उनका न्यू शेयर माना जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशियो. सो गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है, इसमें अगर आप गेनिंग रेशियो नहीं भी कैलकुलेट करोगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती रिलेटिंग टू दी न्यू रेशियो, तो हमारी जो गेनिंग रेशियो होती है वो वही रेशियो होती है जो उनकी ओल्ड रेशियो थी या उनका ओल्ड शेयर था. मतलब उनका गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी? 5:L&N की. ठीक है जी, तो यही 5:2 ही इनकी न्यू रेशियो है एंड 5:2 ही इनकी जो रेशियो है वो गेनिंग रेशियो है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000. तो गुडविल ऑफ द फर्म के बेस पे हमने पहले तो मधुर का शेयर कैलकुलेट करना है, मधुर शेयर ऑफ गुडविल. सो मधुर शेयर of goodwill will be equals to 51,000 into share of मधुर. मधुर का शेयर क्वेश्चन में आपको गिवन है 3/10. तो मधुर के शेयर की गुडविल आप इसको सॉल्व करोगे. सो इट इज कमिंग 51,000 into 3/10 शेयर ऑफ मधुर. सो मधुर शेयर ऑफ गुडविल इज कमिंग आउट 15,300, जिसको हम डिवाइड करेंगे in gaining ratio which is 5:2. So 15,300 को अगर हम gaining ratio में डिवाइड करते हैं, so this will be into 5/7
10,928.5 आ रहा है, सो हम इसको राउंड ऑफ करके 10,929 लिखेंगे। एंड फॉर अदर पार्टनर it will be into 2/7 in their gaining ratio which is 4371.4 आ रहा, तो इसको हम पॉइंट के बाद का रिमूव कर देंगे, तो इसको 4371 राउंड ऑफ हम करके इनकी शेयर ऑफ गुडविल लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने गेनिंग रेशियो में उनकी जो गुडविल है वो पहले डिवाइड कर दी, ताकि हम जब जर्नल एंट्री करेंगे गुडविल से रिलेटेड उसको हम डायरेक्टली एंड अमाउंट पोस्ट कर सकें। तो अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, एल एंड एन। सो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एंड मधुर की टोटल गुडविल थी 51,000, जिसको हमने गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया है। सो फॉर एल इट इज 10,929 एंड फॉर एन इट इज 4371। तो ये हमने गुडविल की एंट्री पोस्ट कर ली है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन की हमें क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है? सेकंड पॉइंट में गिवन है एक, तो देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो WCR जो हमारा रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उससे रिलेटेड है। तो आपको लाइबिलिटीज में चेक करना है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है या नहीं है। बट अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें कि आपको लाइबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसमें नहीं गिवन है, तो आपको ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लाइबिलिटी साइड क्रिएट ही नहीं हुआ है WCR, इसलिए हमें पूरी की पूरी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। जब हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हम कौन सी साइड एंटर करेंगे रिवैल्यूएशन की? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन दी डेबिट साइड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सो दिस इज 6,000। मूविंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स वर ब्रॉट डाउन टू 15,000। अगर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसेट्स में चेक करें, इट इज गिवन 40,000 एंड वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 15,000 पे पहुंच गई है। मतलब कितने से कम हो गई है? 25,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। और हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिजर्व बनाया होता है, जो आप लाइबिलिटी साइड देख सकते हो, विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। तो जो हमें 25,000 से वैल्यू जो हमारी इन्वेस्टमेंट की कम हो रही है, उसका जो 10,000 का लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हमारा कवर अप हो जाएगा। बचा जो हमारा 25 में से 10,000 डिडक्ट करके 15,000 का लॉस जो कहीं से भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, वो हम रिवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट 15,000। आई होप ये 15,000 कैसे आया आपको क्लियर है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,000 से कम हो रही है, ठीक है, जिसमें आपको IFR क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 10,000 का। तो 15,000 का जो हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉस है वो कहीं से भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000। बोल रहे हैं प्रोविजन को कम करो, तो मतलब एक तरह से हमारा रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट है। और जब भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, या इससे हम बोल सकते हैं एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, डेटर से रिलेटेड आपका बैड डेट होता है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो हम ऑन द क्रेडिट साइड पुट करेंगे रिवैल्यूएशन के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो दिस इज अमाउंट इज 1,000। सो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ रहा है। सो दिस इज 21,000 माइनस 1,000, यू आर गेटिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। सो दिस विल बी बाय लॉस। एंड आपने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, ललित, मधुर एंड नीना। द रेशो इज 5:3:2। सो दिस विल बी 10,000। So 10,000 for Madhur, it will be 6,000
एंड फॉर नीना इट विल बी 4000। सो हमने रिवैल्यूएशन को के लॉस को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया एंड ओल्ड रेशो हमारी क्या थी 5:3:2। सो ये हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टनर्स ही हम बनाते हैं। सो LMN ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो LM एंड N। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल्स, जिसको हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, 40,000 एंड 25,000। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो सबसे सेकंड स्टेप पे आपकी गुडविल की एंट्री की है, एल्स कैपिटल, एन्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, जो हमने पार्टनर्स डेबिट किए हैं जैसे बाय एल्स कैपिटल, हम बाय एल्स कैपिटल लिखेंगे, अमाउंट जाएगा हमारा मधुर में, दैट इज 10,929। बाय एन्स कैपिटल अमाउंट अगेन मधुर में जाएगा 4,371। डेबिट साइड हम लिखेंगे टू एम्स कैपिटल, अमाउंट एल में 10,929 एंड एन में 4,371। ठीक है जी। तो ये हमने गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग कर दी है। उसके बाद हमारा जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था 20,000 का, उसकी हम पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे करेंगे, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विच इज 10,000, 6,000 एंड 4,000। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड को ऐसा रिजर्व गिवन है जो अभी तक हमने जिसकी ट्रीटमेंट नहीं की है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 10,000 का, बट उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी और जो लॉस था वो हमने इसमें से पूरा के पूरा रिकवर कर लिया था। तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें से कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट रिजर्व आपको प्रोविडेंट फंड दिख रहा होगा। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो आपने कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है और जो एम्प्लॉय का पैसा होता है, एम्प्लॉय के पैसे को हम कभी भी पार्टनर्स में बांट नहीं सकते हैं। इसलिए प्रोविडेंट फंड को एज इट इज हम छोड़ रहे हैं, इसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी पार्टनर्स कैपिटल में। अब हम एसेट साइड चेक करते हैं। एसेट साइड पे यहाँ पे गुडविल गिवन है आपको, तो गुडविल की ट्रीटमेंट आपको पता ही है, हम राइट ऑफ करते हैं गुडविल को। तो गुडविल को जब हम राइट ऑफ करते हैं इट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो 20,000 को आपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। सो दैट वाज 5:3:2। सो 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है जी। तो ये हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है डेबिट साइड पे। अब हमारी नेक्स्ट ट्रीटमेंट है P&L का बैलेंस। देख सकते हो जो एसेट साइड पे आपको गिवन है 10,000 का, वो भी आपको पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। तो P&L का डेबिट बैलेंस जो होता है वो लॉस है एंड लॉस में हम पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। सो 10,000 को लॉस को हम डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 5,000, 3,000 एंड 2,000। सो ये हमारी सारी एंट्रीज आई थिंक पोस्ट हो गई हैं। एक बार सारी आप बैलेंस शीट की तरफ चेक करिए कि आपकी कोई एंट्री मिस आउट नहीं होनी चाहिए। हमने लायबिलिटी साइड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देख लिया, एसेट साइड गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस हमें गिवन था, P&L डेबिट बैलेंस उसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, गुडविल की एंट्री हमने पोस्ट कर दी है एंड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी हम पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हम लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं जिसमें हम बैलेंसिंग करेंगे एंड जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लास्ट जो 5th पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट गिवन है उसको पढ़ते हैं। मधुर वॉज पेड 10,300 इन कैश, तो हम मधुर को पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट 10,300 की। ठीक है जी। बाकी का जो बैलेंस आएगा वो हम मधुर के लोन में डालेंगे, सो टू मधुर्स लोन अकाउंट। तो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करते हो
एंड इसमें से जो डेबिट अमाउंट्स हैं वो सारी डिडक्ट करते हो, मधुर का लोन का अमाउंट आएगा 30,000, ठीक है जी। बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके हमने जो बैलेंसेस आएंगे वो कैरी डाउन्स में पुट करने हैं बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो फॉर अदर पार्टनर्स हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लीना एंड जो हमारा लास्ट पार्टनर है एन नीना एंड योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल कम इक्वल हियर, ठीक है जी। सो ऐसे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एंड में ये ध्यान रखना जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस है वो हमने लोन अकाउंट में पुट करना है एंड जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके जो बैलेंसेस आएंगे वो हमने कैरी डाउन्स में पुट करना है, क्लियर है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिपेयर मधुर्स लोन अकाउंट टिल द लोन इज फाइनली पेड ऑफ एंड the balance will be transferred to the loan will be payable in 2 equal installments along with the interest of 12% per annum। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मधुर का जो लोन है वो हमने कितना कैलकुलेट किया 30,000, जिसको क्वेश्चन में बोला गया कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमने पे करना है 12% का इंटरेस्ट उसको देना है हमने लोन पे, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इसका लोन अकाउंट हम कैसे सेटल करेंगे। सो जो ये बैलेंस शीट है this is on 31st March 2013, okay, so let us start making the loan account for 2 years। Madhur's loan account, सबसे पहले हमने मधुर के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करना है मधुर के लोन अकाउंट में जो हमने पुट किया था बाय मधुर्स कैपिटल अकाउंट। तो मधुर का कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है वहाँ पे हमने जो बैलेंस कैलकुलेट किया 30,000, जिसको आपने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सेटल करना है। यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं 2013 31 मार्च। तो हमने ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हमने बनानी है और इसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 2014 31 मार्च को, ठीक है जी। तो 31 मार्च 2014 बाय इंटरेस्ट, सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे उस टाइम का इंटरेस्ट टिल दैट डेट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विच विल बी 30,000 पे 12% इंटरेस्ट 3600 एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड टू बैंक 15,000। अगर आप 30,000 को 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो तो ईच इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की बनेगी 15,000 की। सो 15,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3600, सो दिस विल बी 18,600। हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कैरी डाउन आपका 15,000 आएगा एंड दिस विल कम इक्वल 33,600 एंड 33,600, ठीक है। ये हमारा 1 ईयर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर हम इसको बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 2014 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। नाउ पेमेंट डेट 2015 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। सो हमारा 15,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर at the rate 12%, so it will be 1,800 and the final installment will be paid on 2015 31st March to bank. 15,000 is the amount of installment plus 1,800, so this will be 16,800 and your loan account will be coming equal at the end because we have paid both the installments. So this is how you will make loan account. So here we complete this question of retirement. तो ये था हमारा रिटायरमेंट चैप्टर। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।